मेरे सभी प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया क्या है, क्रिया को पहचानेंगे कैसे, आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले क्रिया, सबसे पहले परिभाषा को जानेंगे। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। दोबारा समझिएगा। जिस शब्द, ऐसे शब्द अथवा शब्दों का समूह, कोई शब्द या शब्दों का समूह जिसके द्वारा क्या हो, किसी कार्य के होने का हमें पता चले, करने का या होने का हमें बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। गीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, राकेश कॉलेज जा रहा है। देखिए, इनमें मैंने ग्रीन कलर से, देखिए कुछ दिया हुआ है आपको, ग्रीन कलर से शब्द किए हुए हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले वाक्य में गीता नाच रही है, तो ये नाच रही है। दूसरे वाक्य में पी रहा है, तीसरे वाक्य में जा रहा है। शब्द कार्य व्यापार का बोध करा रहे हैं, अर्थात ये बता रहे हैं हमें कि कार्य क्या हो रहा है। जैसे गीता क्या कर रही है, नाच रही है। बच्चा क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। राकेश क्या कर रहा है, वह कॉलेज जा रहा है। ठीक है। इनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः यह क्या हैं, क्रियाएं हैं। ठीक है। कर्ता, कर्ता क्या होता है, काम करने वाला कर्ता कहलाता है, जो कार्य को कर रहा है। जैसे पहले वाक्य में क्या है, गीता नाच रही है, तो नाच कौन रहा है, गीता। तो गीता क्या हुआ यहाँ पर, कर्ता हुआ। ठीक है। प्रथम वही मैंने लिखा हुआ है, प्रथम वाक्य में नाचने का कार्य गीता द्वारा किया जा रहा है, अतः यहाँ गीता करता है। समझ गए होंगे अभी आप क्रिया क्या है। आगे चलते हैं। देखिए, धातु, धातु क्या होती है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो, पा आदि। इन्हीं धातुओं से हम क्या करते हैं, इसमें अगर आप इसमें देखिए ता प्रत्यय लगा दें तो देखिए क्या हो जाता है, इन्हीं धातुओं से लिखता, पढ़ता, ठीक है, जाता, खाता, गाता, रोता, ठीक है, क्रियाएं बनती हैं। ठीक है, वो क्रिया बन जाती हैं फिर धातु के साथ। ठीक है, वो फिर क्रियाएं बन जाती हैं। क्रिया के भेद आते हैं। अब हमारे क्रिया के जो भेद हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। ध्यान रखिएगा, पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। तो हम चलते हैं सबसे पहले अकर्मक क्रिया की ओर। अकर्मक क्रिया क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े, ऐसी क्रियाएं जिनका जो फल है वह सीधा कर्ता पर पड़े, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब कि कर्म पर ना पड़कर सीधे कर्ता पर इफेक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है, वह अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जब देखिए फल कर्ता पर ही पड़ रहा है तो कर्म की यहाँ पर आवश्यकता भी नहीं होती। अकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण देखेंगे हम। सबसे पहला, गौरव रोता है, गौरव रोता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, सांप रेंगता है। तीसरा उदाहरण देखेंगे, रेलगाड़ी चलती है। देखिए कुछ अकर्मक क्रियाएं लिखी हैं। लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, मरना, घटना, फांदना, जागना, बरसना, उछलना, कूदना आदि। अभी मैं आपको इसकी और अच्छे से पहचान बताऊंगा आगे। अभी आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कर्म नहीं है। बात करते हैं, आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये कर्म क्या होता है, कर्म की पहचान कैसे करेंगे। आगे और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा बेटा। पहले थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं कि कर्म की पहचान कैसे करनी है आपको। देखिए, अगर आप क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, ठीक है, जैसे गौरव क्या रोता है,
वाक्य ही गलत हो रहा है, आंसर भी नहीं मिल रहा है। अगर आंसर मिल जाता है वो हमारा कर्ता होता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम कर्ता के बारे में भी आगे, तब इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलते हैं सेकंड अपनी सकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक अ लग गया था वहाँ पे, तो मतलब वहाँ कर्म नहीं है, और सकर्मक मतलब कर्म यहाँ पर उपस्थित है, सीधा सा है। ठीक है, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर, यहाँ वहाँ पर कर्ता पर पड़ रहा था, यहाँ कर्ता पर नहीं पढ़ के किस पे पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। ठीक है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। देखिए जब यहाँ कर्म होगा तभी ये वाक्य सकर्मक होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखेंगे। मैं लेख लिखता हूँ, रमेश मिठाई खाता है, सविता फल लाती है, भंवरा फूलों का रस पीता है। देखिए यहाँ पर अगर आप क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, कर्म मिल जाता है। अन्यथा आप देख लीजिए एक चेक करके इसको। मैं लेख लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, आंसर मिल गया लेख। रमेश मिठाई खाता है, रमेश क्या खाता है, मिठाई, तो ये मिठाई लेख। सविता फल लाती है, क्या लाती है, फल लाती है। भंवरा फूलों का रस पीता है, भंवरा किसका रस पीता है, फूलों का। तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो आंसर्स निकल के आ रहे हैं आपके, ये क्या हैं, कर्म हैं। ठीक है, आंसर नहीं निकलते तो समझिए वो वाक्य क्या होता, अकर्मक होता। ठीक है, और अच्छे से जानेंगे आगे। सकर्मक के प्रकार। देखिए सकर्मक भी दो प्रकार के हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक नाम से आप पहचानेंगे जहाँ कितने कर्म हो, एक कर्म हो। ठीक है, जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है। ठीक है, जिन क्रियाओं के कितने कर्म होते हैं, एक कर्म होता है, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, मैंने हिंदी पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया। ठीक है, द्विकर्मक में सीधा सा आपको नाम से पता चल गया, द्वि मतलब दो कर्म होने चाहिए, तो जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण, मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ, मैं किस से वीडियो बनाता हूँ, लैपटॉप से। मैं लैपटॉप से क्या बनाता हूँ, वीडियो। समझ गए होंगे, यहाँ दो कर्म दिए हुए हैं, क्लियर। अगर मैं बात करता हूँ मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं क्या बनाता हूँ, वीडियो, तो एक कर्म हो जाता। लैपटॉप से और लग गया तो यहाँ लैपटॉप भी क्या हो गया, कर्म हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं हमारे, वो था कर्म की दृष्टि से, ये प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। क्रिया के 5 भेद हैं। सबसे पहला आता है हमारा सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है हमारी, देखेंगे। जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग, समझ रहे होंगे आप, एक क्रिया। ठीक है, जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता हो। ठीक है, जैसे आप आए, वह नहाया आदि। ठीक है, नहाया के बाद पूर्ण विराम होना चाहिए था, आदि उसके साथ लग गया। ठीक है, वह नहाया, तो आप समझ गए होंगे। देखिए आप आए, आए बचा यहाँ पर, और वह नहाया, नहाया हुआ यहाँ पर क्रिया। ठीक है, वहाँ आए हुआ, यहाँ और अन्य क्रिया वहाँ साथ में नहीं लगी। एक और मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने आज क्रिया पढ़ाया। मैं अब क्या पढ़ा रहा हूँ, क्रिया ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एक उदाहरण ही ले लिया इससे। मैंने आज क्रिया पढ़ाया, तो यहाँ पर देखिए मैंने आज क्या पढ़ाया, क्रिया। वाक्य तो सकर्मक हो गया, कोई बात नहीं। मैंने आज क्रिया के बाद क्या लग रहा है, पढ़ाया। ये पढ़ाया क्या है हमारा, क्रिया है। ठीक है, तो जो क्रिया है हमारी वो यहाँ क्या है, एक ही है, पढ़ाया बस। ठीक है, ऐसे यहाँ पर नहाया है, तो यहाँ पर ये हो गई सामान्य क्रिया जहाँ एक क्रिया का प्रयोग हो। उसके बाद दूसरा आता है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब जुड़ी हुई, नाम से पता चल रहा है, जहाँ दो अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे सविता महाभारत पढ़ने लगी, वह खा चुका। देखिए दो क्रिया होती हैं, एक होती है हमारी मुख्य क्रिया, एक होती है हमारी रंजक क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब जो हमारा मेन वर्ड्स है, ठीक है, और जो रंजक क्रिया उसके साथ में अन्य जो लगी होती है। जैसे देखिए उदाहरण में सविता महाभारत पढ़ने लगी, तो पढ़ने
लगी, ये क्या है यहाँ पढ़ने लगी क्रिया है, ठीक है। लेकिन जो पढ़ने हैं यह मुख्य क्रिया है और लगी क्या है, रंजक क्रिया है, इसके साथ लग ऐड है ये, ठीक है। वह खा चुका, ठीक है। खा मतलब यहाँ क्या है, खा क्रिया, ठीक है। खा चुका क्या है, क्रिया है, तो यहाँ दो क्रिया, खा चुका, खा मुख्य क्रिया और चुका रंजक क्रिया, ठीक है। थर्ड है आपका नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। समझिएगा, संज्ञा से, सर्वनाम से अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनते हैं, जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना, लजाना, चिकनाना, झुटलाना आदि, ठीक है। ये नाम धातु क्रिया हो गई, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है। नाम से पता चल गया था प्रेरणार्थक, किसी को प्रेरणा देना। तो जिस क्रिया से पता चले, क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है। खुद नहीं करता, किसी दूसरे को क्या कर देता है, प्रेरणा दे देता है, ठीक है। ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला और प्रेरित मतलब प्रेरणा लेने वाला। जैसे श्यामा राधा से पत्र लिखवाती है। देखिए, श्यामा राधा से पत्र लिखवाती है, ठीक है। इसमें वास्तव में पत्र तो राधा लिख रही है, ये आप भी जान रहे होंगे। देखिए, श्यामा तो केवल लिखवा रही है, किंतु उसको लिखने की प्रेरणा कौन दे रहा है, कौन बता रहा है उसको लिखना है, श्यामा बता रही है। आपको आंसर आ ही गया होगा माइंड में कि श्यामा बता रही है राधा को और राधा लिख रही है खुद। अतः जो लिखवाना है क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। इस वाक्य में श्यामा प्रेरक करता है। प्रेरक कौन होता है, प्रेरणा देने वाला, मैंने बताया था। तो श्यामा क्या दे रही है यहाँ, प्रेरणा दे रही है उसको कि कर बेट, ऐसा काम कर, ठीक है, कार्य करने के लिए बोल रही है। और राधा क्या हो गई, प्रेरित करता हो गई। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रही है, प्रेरणा लेने वाली है। वो उसने उसको प्रेरणा दी पत्र लिखने की, राधा ने प्रेरणा ली और उसको लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। पूर्व का मतलब पहले, ठीक है। किसी क्रिया से पूर्व, किसी क्रिया से पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कह सकते हैं कि हम किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया मैंने बता ही दिया था अभी आपको, उससे पहले जो क्रिया आ जाए, ठीक है। जैसे देखिए, मैं अभी सोकर उठा हूँ। इसमें उठा हूँ क्या है, इसमें उठा हूँ क्रिया से पूर्व क्या आ गया, सोकर आ गया, क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अतः सोकर क्या हो गई यहाँ पर, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। समझ गए होंगे आप। एक और उदाहरण लूँ, मैं हिंदी के वीडियो बनाकर सो गया। मैं हिंदी के वीडियो बनाकर सो गया। देखिए, मैं हिंदी के वीडियो बनाकर क्या हुआ, क्रिया हुई। सो गया क्या हुई, क्रिया हुई। लेकिन यहाँ मेन क्रिया क्या है, सोना। सो गया तो मुख्य क्रिया सो गया, लेकिन इसके साथ दूसरी क्रिया किसका प्रयोग किया गया, बनाकर का, ठीक है। समझ गए होंगे आप। अब सिक्स्थ देखिए, अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया जैसे नाम से पता चल रहा है पूर्ण नहीं है, ठीक है। कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, अपूर्ण क्रिया है। समझे आप। देखिए, उदाहरण से आप समझेंगे। गांधी जी थे। देखिए क्या, माफ़ी चाहूँगा। देखिए उदाहरण क्या है, गांधी जी थे, ठीक है। तुम हो, गांधी जी थे, वाक्य तो पूरा है, तुम हो। ये क्रियाएं क्या हैं, अपूर्ण हैं। इसमें केवल क्रिया कौन सी हैं, हो, थे। समझिएगा आप। देखिए, इन वाक्यों को मैं फिर से पढ़ते हैं आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं। गांधी जी राष्ट्रपिता थे, तुम बुद्धिमान हो। इन वाक्यों में क्रमशः राष्ट्रपिता और बुद्धिमान शब्दों के प्रयोग से स्पष्टता आ गई। ये सभी शब्द क्या हैं, पूरक हैं, ठीक है। देखिए आगे मैंने कुछ और भी लिखा है जहाँ से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अपूर्ण क्रिया क्या होती हैं। देखिए,
इन अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए, अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। अपूर्ण क्रिया थी, गांधी जी थे, तुम हो अपूर्ण क्रिया थी, 2 वाक्य बताए थे मैंने पीछे, लेकिन मैंने यहाँ पर राष्ट्रपिता और बुद्धिमान 2 यहाँ पर शब्दों का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया, तो क्या हुआ, ये शब्द मेरे क्या कहलाए, पूरक कहलाए, जिनकी मदद से क्या हो गया, शब्दों के प्रयोग में स्पष्टता आ गई। ठीक है, स्पष्ट हो गए वो। आगे देखिए एक नोट लिखा हुआ है मैंने, जिनमें यह पता नहीं चलता कि वाक्य में काम क्या हो रहा है। हमें नहीं पता चला था वाक्य में क्या काम हो रहा है, गांधी जी थे, काम का पता ही नहीं चला क्या हुआ। जैसे हूँ, है, था, थी, थे, ये शब्द भी अपने आप में क्रिया, लेकिन सहायक क्रिया, ठीक है, कहलाते हैं। इनसे यह पता नहीं चलता कि क्या काम हो रहा है, लेकिन क्रिया हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसकी आपको जो असाइनमेंट है, अभ्यास कार्य है, वो आपके ग्रुप पर मिल जाएगा। इसके नोट्स आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लें। धन्यवाद।